हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूबेला इन्फेक्शन। रूबेला एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिसीज़ है प्लस ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रूबेला क्या होता है? देखो, रूबेला एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है प्लस ये हाईली कॉन्टेजियस है, मीन्स ये ईजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। रूबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। जर्मन मीजल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इस इन्फेक्शन को डिस्कवर किया था जर्मन फिजिशियन ने। अब ये जर्मन मीजल्स इसलिए कहते हैं, मीजल्स रूबेला से डिफरेंट है। देखो, मीजल्स अलग इन्फेक्शियस डिसीज़ है, रूबेला अलग है, लेकिन इसके जो रैशेज है, कुछ सिम्टम्स है, वो मीजल्स से सिमिलर हैं। तो पहले इसको मीजल्स में ही काउंट करते थे, लेकिन रूबेला डिफरेंट है, मीजल्स डिफरेंट है। जब जर्मन फिजिशियन ने इसको डिस्कवर किया था तब इसका नाम जर्मन मीजल्स ही रखा था। लेकिन मीजल्स एक सेपरेट इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड रूबेला एक सेपरेट डिसीज़ है। और इसको क्या कहते हैं? 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। ये दोनों मीजल्स और रूबेला, मम्स, ये तीनों अलग अलग वायरस से कोज होती हैं। 3-डे मीजल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रूबेला में भी रैशेज होते हैं, मीजल्स में भी रैशेज होते हैं। तो वो जो रैशेज हैं वो सिमिलर लगते हैं, लेकिन जो रूबेला के जो रैशेज हैं वो 3 दिन तक रहते हैं। तो 3 दिन बाद ही डिसअपियर होने लग जाते हैं, इसलिए इसको 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। यहाँ पर मीजल्स इनको सिमिलैरिटी की वजह से बोला गया है पहले, लेकिन ये मीजल्स रूबेला ही नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अगेन आई एम सेइंग। सो रूबेला क्या है? रूबेला इज ऑफन माइल्ड। ये माइल्ड होता है, इतना ये सीवियर डिसीज नहीं है। बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें ये सीवियर हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस कोज करता है। कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस तो ये है, एक पर्सन को अगर रूबेला है तो वो ईजिली दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर सकता है। चाइल्डहुड वायरल इन्फेक्शन। देखो, वैसे तो ये चाइल्डहुड मीन्स बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ये एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बच्चों में ही हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है। और ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, तो ये वायरस के कारण होता है। और कौन से वायरस से? रूबेला वायरस से। और ये जो रूबेला वायरस है ये रूबी वायरस जीनस से बिलोंग करता है। और ये रूबी वायरस भी किस फैमिली से बिलोंग करता है? एटोनाविरिडे फैमिली से। अब ये जितनी भी डिसीज कंडीशंस हैं, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये तीनों ही वायरल कंडीशंस हैं और ये तीनों ही रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू स्प्रेड होती हैं। ह्यूमन इज द ओनली होस्ट। ह्यूमन को ही ये अफेक्ट करती है, एनिमल्स या इंसेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड नहीं होता, जस्ट ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन होता है और ये एडल्ट को भी अफेक्ट करती है। सो ये जो रूबेला है इसमें किस तरह के रैशेज होते हैं? फाइन पिंक रैशेज होते हैं या फिर लाइट रेड कलर के रैशेज होते हैं, जो कि फर्स्ट फेस पर अपीयर होंगे, फेस पर दिखाई देंगे, देन ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स, मीन्स देन पूरी बॉडी पर ये स्प्रेड होते हैं। और ये वायरस के एक्सपोजर से 2 हफ्ते बाद अपीयर होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप वायरस के एक्सपोजर में, वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ, उसके 2 वीक्स के बाद ये अपीयर होते हैं एंड ये 3 दिन तक रहते हैं, इसलिए इसको 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। अब ये कंडीशंस वहाँ पर, ये इन्फेक्शियस डिसीजेज अब वहाँ पर नहीं हैं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है, तो वहाँ पर ये इरेडिकेट कर दी गई है। लेकिन अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि एशियन कंट्रीज़ या फिर अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या है कि अभी भी आउटब्रेक्स इसके देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि अभी भी सारे लोग इम्यूनाइज नहीं हैं इस वायरसेस के अगेंस्ट। दिस इन्फेक्शन गिव्स इम्यूनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग। एक बार जिसको ये इन्फेक्शन हो जाता है उसकी बॉडी में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो पर्सन लाइफ लॉन्ग हमेशा उस वायरस के अगेंस्ट इम्यून रहता है। मीन्स इसका ये है कि एक बार ये डिसीज़ किसी को हो गई तो दोबारा नहीं होती। बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि ये दोबारा होगी। वैसे यूजुअली क्या होता है कि ये जस्ट एक बार ही होती है। वैसे अब इसके लिए इम्यूनाइजेशन मीन्स वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप वैक्सीन्स लेते हैं इसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये वैक्सीन्स लगें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट मदर में देखने के लिए, कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और उसने इम्यूनाइजेशन नहीं ली, वैक्सीन नहीं ली इसके अगेंस्ट, तो अगर वो रूबेला वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो ये जो वायरस है ये बेबी में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, तो बेबीज़ में डिफेक्ट देखने को मिलते हैं,
प्री मैच्योर बेबी या फिर इवन सीरियस केसेस में मिसकैरेज और बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बेबीज़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे ही इस इम्यूनाइजेशन मीन्स इस वैक्सीन को ले। नेक्स्ट इज रूट ऑफ स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होता है? तो देखो ये क्या है, एयरबोर्न वायरस है। एयरबोर्न वायरस का मतलब है कि ये रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, क्योंकि ये हमारे नेजोफेरिंग्स जो रेस्पिरेटरी रूट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो म्यूकोजा है उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये नेजोफेरिंग्स में मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट होता है ये वायरस, लिम्फ नोड्स में रेप्लिकेट होता है एंड लिम्फ नोड्स से देन ये ब्लड में भी एंटर हो सकता है एंड ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो जाता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हम आगे रीड करेंगे जिसमें ये पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कोज कर सकता है। आफ्टर 5 to 7 days ऑफ इन्फेक्शन द वायरस इज फाउंड इन द ब्लड। 5 से 7 दिन जैसे ही एक वायरस एंटर हुआ बॉडी में, उसके 5 to 7 days के बाद ये ब्लड में भी एंटर हो जाता है एंड पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। इट स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। देखो क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये प्रेजेंट है। तो जैसे ही पर्सन कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्योंकि उसकी एयर में आ गई हैं और उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में वायरस प्रेजेंट है। तो कोई भी पर्सन जो उस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है इन्फेक्टेड पर्सन की, तो उसको ये वायरस इजिली स्प्रेड हो सकता है। द पर्सन इज कॉन्टेजियस 1 week बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश एंड अंटिल अबाउट 1 week आफ्टर द रैश डिसअपियर्स। देखो जब रैश अपीयर हो जाते हैं रूबेला में, तो रैश के 1 हफ्ते पहले तक भी पर्सन कॉन्टेजियस है, हाईली कॉन्टेजियस है, वो वायरस को स्प्रेड कर सकता है जब तक उसको रैश है, और 1 हफ्ते बाद तक भी वो पर्सन क्या है, हाईली कॉन्टेजियस है और इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। अगर कोई पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, कोई बच्चा इन्फेक्टेड है और अगर वो सारी चीज़ों को टच कर रहा है और वही कोई और भी उन चीज़ों को टच कर रहा है, तो भी ये इन्फेक्शन जैसे फ्लू होता है या फिर कोल्ड होता है, ऐसे ये स्प्रेड हो सकता है। दिस वायरस क्रॉसेस प्लेसेंटा सो कैन स्प्रेड फ्रॉम मदर टू बेबी, क्योंकि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर लेता है, ये ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है, तो ये मदर से बेबी में ईजिली ट्रांसफर हो सकता है। नाउ कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है? कोजेज हमने पढ़ लिए कि रूबेला जो है वायरस डिसीज है, ये वायरस से होता है, तो ये आरएनए वायरस से होता है। तो रूबेला एक वायरल डिसीज है। रूबेला वायरस कौन सी जीन से बिलोंग करता है? जीनस रूबी वायरस से हमने पढ़ लिया। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मेटोनाविरिडे फैमिली से। और इसके रिस्क पर कौन है? अनइम्यूनाइज पीपल। देखो जिन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं ली, वैक्सीनेशन नहीं ली इसके अगेंस्ट, तो उनको ये वायरस हो सकता है, क्योंकि ये वायरस क्या वैसे तो माइल्ड है लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद वैसे तो रेयर है कि ये वायरस आपको अटैक करे, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद रेयर है कि रूबेला हो, और अगर हो भी जाता है तो जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। देन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जैसे कि किसी को HIV है, एड्स है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिया है किसी ने, तो वो भी इम्यूनो सप्रेसेंट्स पर होता है। तो ऐसे पर्सन्स को भी रिस्क है इस इन्फेक्शन होने का, प्लस कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसे पर्सन्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन को रिस्क कैसे है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने वैक्सीनेशन पहले नहीं ली, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या लाइव वैक्सीन होती हैं, लाइव वायरस से ये बनी होती हैं। तो इन वैक्सीन को अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हैं तो चांसेस हैं कि मदर को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देते, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले मदर का इम्यूनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मदर वैक्सीनेटेड नहीं है, इसकी जो वैक्सीनेशंस हैं, MMR वैक्सीन है उसने वो नहीं ली, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको रूबेला वायरस हो जाता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। ये बेबी में वायरस स्प्रेड हो सकता है, फीटस में जा सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और फीटस में एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन रिस्क पर हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या आते हैं? देखो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 to 21 डेज है, कि जैसे ये वायरस बॉडी में एंटर हुआ उसके 14 to 21 डेज के बाद साइन एंड सिम्टम शो होने शुरू हो जाते हैं। तो देखो रूबेला के सिम्टम्स फ्लू जैसे ही होते हैं, ये मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन सबके जो सिम्टम्स हैं एक्सेप्ट रैश और अदर थिंग्स को छोड़कर जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। जैसे कि इनिशियल सिम्टम्स क्या आएगा? हेडेक, रनिंग नोज, हेडेक होगा, रनी नोज इसलिए होगा क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं वायरस। तो कोरिजा हो सकता है, जो नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम्ड होगी।
रनी नोज के साथ साथ इन्फ्लेम्ड आइज भी आपको देखने को मिलेंगी, रेड आइज देखने को मिलेंगी। लो ग्रेड फीवर, देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फीवर लो ग्रेड रहेगा, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रह सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता मोस्टली। सोर थ्रोट, थ्रोट सोर रहेगा। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होंगे वो उनमें भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो मेन जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को मीजल्स है वो क्या है, फाइन पिंक और लाइट रेड रैशेज। तो ये आप देख रहे हैं ये बेबी में इस तरह के रैशेज देखने को मिलेंगे। सो ये है रैशेज, ये फाइन है, पिंक कलर के हैं, लाइट रेड कलर के रैशेज है, इची होते हैं ये रैशेज, इसमें इचिंग होती है। फर्स्ट ये फेस पर अपीयर होंगे, देन ट्रंक पर, आर्म्स एंड देन लेग्स पर। और जैसा कि मैंने बताया कि रैशेज होने से 2 वीक्स पहले तक पर्सन ज़्यादा कॉन्टेजियस है, हाईली कॉन्टेजियस है, ड्यूरिंग रैशेज और रैशेज होने के 2 हफ्ते बाद, डिसअपियर होने के भी 2 हफ्ते बाद तक पर्सन जो है हाईली कॉन्टेजियस होता है। The facial rash usually clears as it spreads to other parts of the body। जैसे कि ये स्प्रेड हो रहा है फेस के बाद ट्रंक पर, आर्म्स पर, तो साथ साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है कि फेस से रैशेज डिसअपियर हो रहे हैं। अब एडल्ट्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कोराइजा देखने को मिलता है। कोराइजा वही है कि जो नोज का जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन मीन्स राइनाइटिस, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, रनी नोज रहेगा। आइज में रेडनेस देखने को मिलेगी। स्वॉलन ग्लैंड्स, जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वॉलन होंगे। एकिंग जॉइंट्स, तो इसमें क्या है, एडल्ट्स में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो फीमेल्स में स्पेशली अर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। अर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, तो जॉइंट्स में पेन देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है, क्योंकि ये जो वायरस है ये क्रॉस कर सकता है ब्रेन बैरियर को भी, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, तो ये काफ़ी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। सबसे पहले एनसेफेलाइटिस, ये ब्रेन में भी जा सकता है और ब्रेन की जो लेयर है ब्रेन में इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है, एनसेफेलाइटिस। लो प्लेटलेट काउंट इसमें हो सकता है। ईयर इन्फेक्शन, ईयर में भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। न्यूमोनिया, लंग इन्फेक्शन हो सकता है इससे। अब प्रेग्नेंट वुमेन पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वायरस कैच हो जाता है, रूबेला हो जाता है प्रेग्नेंट मदर को, तो एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, दैट इज कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, रूबेला मीन्स रूबेला वायरस और सिंड्रोम मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, देखो, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन बाय द रूबेला वायरस कोजेज बर्थ डिफेक्ट्स। सबसे पहले इंट्रायूटेराइन, इंट्रायूटेराइन मीन्स जब बेबी अभी वोम में ही है मदर के, अभी उसका बर्थ नहीं हुआ तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। और स्पेशली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन हुआ है मदर को और मदर प्रेग्नेंट है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर उसने इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट किया है रूबेला वायरस को, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन बाय द रूबेला वायरस कोजेज बर्थ डिफेक्ट्स। सबसे पहले बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि ये वायरस अब बेबी में एंटर हो गया है तो वहाँ पर ये क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे कि कार्डियक डिफेक्ट्स, कार्डियक जो कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स है वो कोज कर सकता है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज कोज कर सकता है, सेरिब्रल ब्रेन में डिफेक्ट कोज कर सकता है, ऑफ्थेल्मिक आइज में प्रॉब्लम कोज कर सकता है, ऑडिटरी डिफेक्ट हियरिंग में डेफनेस देखने को मिल सकती है, ब्लाइंड पर्सन हो सकता है, जो बेबी है वो ब्लाइंड देखने को मिलेगा आपको, और डेफ बेबी, तो ये सभी डिफेक्ट्स हो सकते हैं इससे। प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, एनीमिया एंड हेपेटाइटिस, एनीमिया भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और इवन मिसकैरेज भी हो सकता है। स्पेशली ये कब होता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उस टाइम पर रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है मदर को, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपने रूबेला में ज़रूर याद रखनी है, दैट इज़ कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्योंकि रूबेला वायरस से ये होता है कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, तो इसको टॉर्च कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड किया गया है। टॉर्च आपको पता है, टॉर्च ऐसे इन्फेक्शन है जो कि मदर से बेबी में हो सकता है, जैसे कि T for toxoplasmosis, O for other infections, R for rubella, C for cytomegalovirus and H for herpes simplex virus। तो ये R, यहाँ पर ये R क्या है, रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस भी मदर से बेबी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मदर्स हैं या फिर जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनको पहले से ही ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो मीजल्स, मम्स, रूबेला
चिकन पॉक्स, ये सभी वायरल इलनेसेस के लिए वैक्सीनेशन लें और इम्यूनाइज हों। देन है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे पहले हिस्ट्री ले सकते हैं, साइंस फिजिकल एग्जामिनेशन देखकर भी पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टिपिकल जो कि रैशेज हैं ये देखने को मिलेंगे, तो इससे ही जो डॉक्टर है वो डायग्नोस कर सकता है कि मीजल्स के साइन लग रहे हैं। और ब्लड टेस्ट कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे। अब एंटीबॉडीज़ दो तरह की होती हैं बॉडी में, एक होता है IgM एंड एक एंटीबॉडी होती है IgG। अब ये जो IgM अगर ब्लड में इसका लेवल हाई है, इट मीन्स रीसेंट इन्फेक्शन है, कि इन्फेक्शन अभी बॉडी में प्रेजेंट है या फिर अभी अभी हुआ है, तो दैट शोज रीसेंट इन्फेक्शन। तो ये 6 मंथ्स तक प्रेजेंट हो सकता है ब्लड में। अगर IgG एंटीबॉडीज़ का लेवल हाई है, तो IgG क्या शो करते हैं? IgG एंटीबॉडीज़ गार्ड करती हैं, मीन्स एक बार जब इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन गई हमारी बॉडी में। अब ये IgG एंटीबॉडीज़ हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उस वायरस के अगेंस्ट। और IgG एंटीबॉडीज़ क्या शो करेंगे कि इन्फेक्शन हो चुका है आपकी बॉडी में या फिर आपने वैक्सीनेशन ली है, तब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो IgG एंटीबॉडीज़, G से आप याद रख सकते हैं गार्ड, तो ये हमारी बॉडी को गार्ड कर रही है अब फर्दर इन्फेक्शन के लिए। वायरल कल्चर कर सकते हैं, जैसे कि नेजोफेरिंजियल स्वॉब ले सकते हैं, लिम्फ नोड से कल्चर ले सकते हैं, ब्लड का कल्चर ले सकते हैं, तो वायरल कल्चर भी कर सकते हैं। PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये टेस्ट रिलायबल भी होता है PCR टेस्ट। इसमें भी नेजोफेरिंजियल स्वॉब ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। तो PCR में बेसिकली हम जेनेटिक मटेरियल से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वायरस है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। देखो प्रिवेंशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन से ही ये डिसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए आती है MMR वैक्सीन। तो ये MMR वैक्सीन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है 3 वैक्सीन का। ये जो MMR वैक्सीन है ये 3 डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स एंड R फॉर रूबेला। सो मीजल्स, मम्स, रूबेला तीनों के लिए ये कॉम्बाइन वैक्सीनेशन है, ये बहुत ज़रूरी वैक्सीन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन इज अ 2 डोज वैक्सीन। ये 2 डोज वैक्सीन दी जाती है, एक डोज पहले दी जाती है, देन एक डोज जो कि बूस्टर डोज होती है वो बाद में दी जाती है। और ये जो वैक्सीन है ये ऑल 3 वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हैं। इसके साथ साथ ये जो वैक्सीन है MMR वैक्सीन, इसके साथ साथ वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है। वेरिसेला वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? चिकन पॉक्स के लिए। अब इसमें जो फर्स्ट डोज है वो दी जाती है जब जो बच्चा है वो 1 साल से 15 महीने तक का हो, तो फर्स्ट डोज दी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है जहाँ पर आउटब्रेक हो सकता है इस डिसीज़ का, तो 6 मंथ्स पर भी ये वैक्सीनेशन दी जा सकती है। तो इफ़ ट्रैवलिंग अब्रोड, फर्स्ट डोज कैन बी गिवन टू इन्फेंट 6 मंथ्स टू 11 मंथ्स। अब अगर मदर इम्यून है, उसको कभी भी मीजल्स हुआ है, मम्स हुआ है या फिर रूबेला हुआ है, या फिर इन तीनों के अगेंस्ट मीन्स ये जो वैक्सीनेशन MMR वैक्सीन अगर मदर ने वो ली हुई है, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। और ये जो एंटीबॉडीज है मदर की बॉडी में, फीटस को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अराउंड 6 मंथ्स तक। इसलिए ये जो वैक्सीनेशन है ये 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स तक दी जा सकती है, या फिर मिनिमम अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, अब्रॉड जा रहा है, तो 6 मंथ्स पर भी ये वैक्सीनेशन दी जाती है, उससे पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सेकेंड डोज होती है वैक्सीन की वो कब दी जाती है? जब बच्चा 4 से 6 साल का होता है, 4 to 6 ईयर्स का होता है बच्चा, तब उस टाइम पर सेकेंड डोज दी जाती है। अब ये जो सेकेंड डोज है ये कैन बी गिवन एज सून एज 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। जैसे फर्स्ट डोज लग गई तो उसके कभी भी 4 हफ्तों के बाद सेकेंड डोज दे सकते हैं। लेकिन वैसे रूटीन क्या है कि फर्स्ट डोज 1 साल पर एंड सेकेंड डोज देन 4 to 6 ईयर्स का जब बेबी हो तब उसको देनी होती है। नाउ वैक्सीनेशन टू प्रेग्नेंट मदर इज अवॉइडेड। देखो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन नहीं दी जाती क्योंकि ये लाइव वायरस, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है ये। तो प्रेगनेंसी में या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल हैं जैसे कि जिनको एड्स है, तो उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये लाइव वायरस है, तो क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो उस टाइम पर ये इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में भी नहीं देनी। प्रेगनेंसी से पहले दे सकते हैं या फिर बेबी के बर्थ के बाद दे सकते हैं ये वैक्सीन। एक और आता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? ये एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कोई भी पर्सन को। इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे कि प्रेग्नेंट मदर को इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है
कि किसी और पर्सन के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर दी जाती है जिस पर्सन को इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली क्या है, ये एंटीबॉडीज ही है एक तरह से। सो इट कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट रूबेला। तो अगर रूबेला के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं तो इसमें रूबेला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, एंड ये एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि जो खुद की एंटीबॉडीज नहीं है, ये कहीं से आपको एंटीबॉडीज दे दी गई हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, आइसोलेट द पेशेंट। देखो जो भी बच्चे को मीजल्स मम्स रूबेला हुआ है तो हम बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, तब खेलने नहीं भेजेंगे, उसको एक तरह से क्वारंटीन करेंगे घर में ही, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा टाइम तक तो ये डिसीज़ होती नहीं है, थोड़े टाइम तक होती है, थोड़े टाइम में ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसी टाइम में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है या फिर स्कूल जा रहा है तो क्या होगा, ये ईजिली स्प्रेड हो सकती है। और क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। और ये जो वैक्सीन है देखो ये किसको लेनी चाहिए। अब एक वैसे तो सारे बच्चों को ये लगनी चाहिए, अगर कोई हेल्थ केयर स्टाफ है उसको ज़रूर लगनी चाहिए, अगर टीचर्स हैं, कोई चाइल्ड केयर में वर्क कर रहे हैं तो उसको ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि वो सारा टाइम बच्चों के साथ ही होता है। नाउ ट्रीटमेंट इसका क्या है, सच इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो ये अपने आप यूजुअली ठीक हो जाता है, इसके लिए एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या बोला जाता है कि आप रेस्ट करें, उस टाइम पर हाइड्रेशन प्रॉपर जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। एंटीपायरेटिक्स, अगर फीवर ज़्यादा हो रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन अवॉइड करना है। देखो एस्पिरिन इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि एस्पिरिन से क्या होता है, एक तो एंसेफेलाइटिस होता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, लीवर में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। एंटीबायोटिक्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स तब देंगे जब कोई सुपर इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने निमोनिया पढ़ा, ईयर इन्फेक्शन पढ़ा, अगर मीजल्स के साथ अगर रूबेला के साथ साथ वो सुपर इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स देनी है। फॉर CRS क्या करेंगे, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। देखो मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर, कि बेबी को कितनी सिवियरिटी की कंडीशन है, मीन्स कोई बर्थ डिफेक्ट है या फिर क्या कंडीशन है। अब सपोज कोई कॉन्जेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मेलिटी हो गई है तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। तो इट डिपेंड्स, अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो उसके लिए अलग मैनेजमेंट होगी। सो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली बेबी में क्या कंडीशन हुई है और किस सिवियरिटी की कंडीशन हुई है। सो आई होप आपको रूबेला क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।